शशांक ने किशोर जायसवाल के मैंशन में पहुंचकर माया को फूल और अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन उसकी प्रपोजल को माया ने सिरे से नकार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, माया ने उसकी खुलेआम बेइज्जती भी की। जैसे उतना काफी नहीं था कि उसी वक्त केतन वहां पहुंच गया और केतन ने शशांक से फूल और अंगूठी छीने और डस्टबिन में डाल दी और उसने वो डस्टबिन ले जाकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे ही केतन अंदर आया तो उसने देखा शशांक गुस्से से तमतमाया हुआ था। ये क्या किया तूने? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? शशांक गुस्से में जोर से चिल्लाया और वो केतन की तरफ गुस्से में आगे बढ़ा। केतन भी हद से ज्यादा गुस्से में था और उसने अपनी तरफ दन दना कराते हुए शशांक को जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया। पवन, यामिनी और माया तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें पता था कि केतन शशांक को ज्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन वो उससे इस हद तक नफरत करता है ये कोई नहीं जानता था। उससे ज्यादा सबको इस बात का डर लग रहा था कि इस बेइज्जती के बाद अब शशांक क्या करेगा, क्योंकि जितना सब उसे जानते हैं वो इस इंसल्ट को इतनी आसानी से भूलेगा नहीं। माया ने भी नर्वसली केतन की तरफ देखा, लेकिन केतन ने शशांक के गुस्से की परवाह नहीं की और तिरस्कार के साथ दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, कचरे का ट्रक वहां बाहर है। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम्हारी अंगूठी भी कचरे के साथ चली जाएगी। शशांक, जिसने केतन के धक्के से खुद को संभाला ही था, उसने जैसे ही ये बात सुनी वैसे ही तुरंत दरवाजे की तरफ पलट कर देखा और नहीं चीखते हुए जल्दी से बाहर भाग गया। ये अंगूठी उसने अपने परिवार से पैसे चुराकर माया के लिए खरीदी थी और इसकी कीमत वाकई में काफी ज्यादा थी। अगर उसके डैड को इस बात की जानकारी हो गई तो उसके डैड शशांक को पीट पीट कर मार ही डालेंगे। जैसे ही शशांक विला से बाहर की तरफ भागा, उसने अपने पीछे से जोर से दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। शशांक की अभिव्यक्ति से समझ आ रहा था कि वो इस बात से बहुत ज्यादा तिल मिलाया हुआ था। माया के परिवार ने उसके खिलाफ एहतियात बरतना शुरू कर दिया था। शशांक भी सोच रहा था कि इसका और क्या कारण हो सकता है, और काफी सोचने के बाद वो केवल राणे परिवार के सामने झुकने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता था। नहीं तो माया के माता पिता उससे इस तरह दूरी क्यों बनाते? अगर उसने उस समय उनकी मदद की होती तो माया के माता पिता ने निश्चित रूप से माया को उससे शादी करने दिया होता, लेकिन अब ये असंभव था। ओह गॉड, अंगूठी! शशांक बहुत परेशान था और उसने इधर उधर देखा। वो तुरंत कचरे के डिब्बे की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे उसने अंदर झांक कर देखा तो वो डब्बा खाली था। वो समझ गया कि कचरा ट्रक पहले ही निकल चुका था और वो खड़ा का खड़ा रह गया। शशांक ने दूसरी डायरेक्शन में देखा और उसे जाता हुआ ट्रक दिखाई दिया। उसने निराशा में कचरा ट्रक को जाते हुए देखा। शशांक के पास अब कुछ नहीं था। जब वो ट्रक उसकी नजरों से चला गया तो उसने पलटकर उदास चेहरे से माया के घर के बंद दरवाजे की ओर देखा। कुछ दिनों बाद कार्तिक ने माथुर परिवार से बब्बर परिवार के सभी सपोर्ट्स को समाप्त करने का अनुरोध किया। माथुर फैमिली ने भी कार्तिक का कहा माना और बब्बर परिवार के लिए मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया, और बस उसके बाद से ही बब्बर परिवार धीरे धीरे उखड़ने लगा। माथुर परिवार के प्रभाव में बब्बर परिवार ने जल्द ही अपने बहुत से पार्टनर्स खो दिए थे और वो अब एक निराशाजनक स्थिति में आ गए थे। हालांकि बब्बर परिवार को मिली महागुरु की मदद के कारण माथुर परिवार बब्बर परिवार के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। वैसे माथुर परिवार भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने महागुरु को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कभी नहीं की थी। लेकिन कार्तिक की बात के खिलाफ जाने का जोखिम भी माथुर परिवार नहीं उठा सकता था, क्योंकि कार्तिक सिर्फ एक महागुरु नहीं बल्कि नरसिम्हा अमर सम्राट भी था, एक कैप्टन भी था। माथुर परिवार के एफर्ट्स के कारण बब्बर परिवार की ताकत काफी कम हो गई थी। ये सब हो क्या रहा है? 5 पार्टनर्स ने अचानक ही एक साथ कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों तोड़ दिए? बब्बर परिवार अभी बहुत मुश्किल स्थिति में है। उन छोटी परियोजनाओं को बिल्कुल भी बनाए नहीं रखा जा सकता। बब्बर परिवार के कुलपति और शशांक के डैड मिस्टर राकेश बब्बर का गुस्सा
और फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पर था कि उसने टेबल पर रखा सारा सामान हाथ मारकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही दिनों में बब्बर परिवार ऐसी पोजीशन में आ गया था कि वो एक बड़े संकट का सामना कर रहा था। माथुर परिवार, राकेश ने दांत पीसते हुए कहा। जहां तक याद आता है कि बब्बर परिवार ने पास्ट में कभी भी माथुर परिवार को किसी भी तरह से नाराज नहीं किया है, तो फिर आखिर माथुर परिवार उन पर इतना दबाव क्यों डाल रहा है? अगर उन्हें महागुरु की मदद नहीं मिली होती तो बब्बर परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। डैड, मैं महान गुरु को यहाँ ले आया हूँ। शशांक एक बूढ़े व्यक्ति को जो योगी के पोशाक में था उन्हें अंदर लेकर आया। ये बूढ़ा इंसान बब्बर परिवार का महागुरु था। इनका नाम है जयदेव सावंत, लेकिन सब लोग उन्हें गुरु जयदेव कहकर बुलाते थे। एक वक्त था जब बब्बर परिवार ने गुरु जयदेव के लिए कुछ ऐसा किया था जिसके कारण वो इस परिवार के एहसानमंद हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने बब्बर परिवार की 10 साल से अधिक समय तक मदद की थी। बब्बर परिवार में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था और इन महागुरु की कल्टीवेशन के लिए बब्बर परिवार ने बहुत सारे संसाधन भी खर्च किए थे। गुरु जयदेव, माथुर परिवार हद से बहुत आगे बढ़ गया है। कृपया न्याय को कायम रखने में हमारी मदद करें। राकेश ने झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। शशांक ने भी सम्मानजनक रवैया दिखाया। आखिर उनके सामने वाला महागुरु था और पुणे शहर में ऐसे कितने ही महागुरु थे। गुरु जयदेव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और शांति से कहा, माथुर परिवार पुणे शहर में नंबर 1 परिवार है। अगर हम लापरवाही से उन पर हमला करते हैं तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आसानी से बच जाऊंगा। तुम लोगों को बचाना तो दूर की बात है। एक साइड में खड़े शशांक ने तुरंत कहा, आप बेकार ही इतनी चिंता कर रहे हैं गुरुदेव। मैं जानता हूं कि माथुर परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास कोई महागुरु नहीं है। भले ही माथुर परिवार का विनाश कुछ अफवाहों को आकर्षित करेगा, पर तब तक बब्बर परिवार ने माथुर परिवार से पहले ही सब कुछ हथिया लिया होगा और फिर हमारा परिवार बन जाएगा पुणे शहर में नंबर 1 परिवार। उस समय कोई भी हमारे खिलाफ अफवाह फैलाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है डैड? शशांक ने राकेश की तरफ देखते हुए पूछा। राकेश ने सहमति में अपना सर हिलाया। गुरु जयदेव ने भी सिर हिलाया और कहा, आखिरकार माथुर परिवार पुणे शहर में नंबर 1 परिवार है। तो माथुर परिवार के सदस्यों को साफ करने के बाद राकेश और शशांक ने तुरंत गुरु जयदेव के इरादे को समझ लिया। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, इस मामले से निपटारे के बाद बब्बर परिवार निश्चित रूप से आपको एक उचित उपहार देगा। मैं आपको माथुर परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा भी दूंगा। राकेश ने तुरंत गुरुदेव के सामने प्रस्ताव रखा। हालांकि गुरु जयदेव पर बब्बर परिवार का एहसान था, लेकिन दोनों पक्षों ने केवल वही लिया जो उन्हें चाहिए था। गुरु जयदेव ने गहरी आवाज में कहा, मुझे माथुर परिवार की आधी संपत्ति चाहिए। जब शशांक और राकेश ने यह सुना तो उन दोनों के चेहरों पर हैरत छा गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुरु जयदेव ऐसी शर्त उनके सामने रख देंगे। उन दोनों ने कुछ देर सोचा और एक मानसिक संघर्ष के बाद कहा, वे केवल अपने दांत भींच सकते थे और सहमत हो सकते थे। इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। माथुर परिवार के नष्ट होने के बाद बब्बर परिवार केवल मजबूत और मजबूत ही होता जाएगा। उस वक्त राकेश ने माथुर परिवार की आधी संपत्ति की परवाह नहीं की। गुरु जयदेव की मदद से शशांक और उसके पिता ने एक राहत की सांस ली। वे माथुर परिवार के लोगों से निपटने के लिए गुरु जयदेव की प्रतीक्षा ही कर रहे थे और अब उन्हें यकीन था कि बब्बर परिवार माथुर परिवार से सब कुछ ले ही लेगा। महागुरु के सामने माथुर परिवार को ट्रांसफर अग्रीमेंट लिखने की धमकी देना भी बहुत आसान सा काम था। चूंकि माथुर परिवार उन्हें दबा रहा था, तो माथुर परिवार से सब कुछ छीन लेना अब उनकी जिद बन चुकी थी। और फिर उसी रात को माथुर परिवार के मैंशन में एक काला साया घुस गया। दरवाजे के पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया कि कोई चुपचाप मेन गेट के अंदर घुस गया है।
गार्ड को अचानक उसकी गर्दन में दर्द महसूस हुआ। वो बेहोश हो गया और वो काला साया उसे खींच कर ले गया। माथुर परिवार के सभी रक्षकों को खदेड़ने के बाद वो काला साया जल्दी से हवेली में घुस गया और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो माथुर परिवार के कुलपति को मारना चाहता था। ये काला साया और कोई नहीं बल्कि गुरु जयदेव ही था। गुरु जयदेव ने अभी पहरेदारों को चुपचाप हरा दिया। उसने आसानी से माथुर परिवार के कुलपति हेमंत माथुर, उसका बेटा और बहू मानव और प्रिया और उसकी दोनों पोतियां माही और मिली को एक अदृश्य शक्ति से बांध दिया। कौन हो तुम? मानव ने अपने पीछे अपनी पत्नी, बेटियों और पिता की रक्षा की और गुरु जयदेव पर चिल्लाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, मायने ये रखता है कि मैं क्या चाहता हूं। उस काले साये ने कड़क आवाज में कहा, क्या चाहते हो तुम? हेमंत ने पूछा। मैं ये चाहता हूं कि तुम बिना कोई सवाल किए इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। जब तक तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात सुनोगे और मानोगे, तब तक मुझसे तुम सबको कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों में से किसी ने भी आनाकानी की तो याद रखना, तुम सबकी मौत उतनी आसान नहीं होगी। गुरु जयदेव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस समझौते के मुताबिक स्वाभाविक रूप से माथुर परिवार की सभी संपत्तियों को बब्बर परिवार को ट्रांसफर करने की शर्त थी। हेमंत ने समझौते की फाइल को देखने के बाद गुरु जयदेव को देखा और कहा, आप बब्बर परिवार के महागुरु हैं? माथुर परिवार जानता था कि बब्बर परिवार के पास एक महागुरु है। हालांकि माथुर परिवार पर केवल बब्बर परिवार का ही एहसान था, फिर भी बब्बर परिवार के पास उनकी मदद करने के लिए महागुरु थे। इस बार कार्तिक के अनुरोध के कारण माथुर परिवार ने बब्बर परिवार पर हमला किया था और कार्तिक उनका आत्मविश्वास था। गुरु जयदेव ने इससे इनकार नहीं किया। वैसे भी माथुर परिवार के लोग जल्दी ही मरने वाले थे। बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूं वो महागुरु। तो अब क्योंकि तुम लोग जानते हो कि मैं एक महागुरु हूं, तो मेरे कहे अनुसार जल्दी से साइन करो। गुरु जयदेव ने माथुर परिवार के लोगों को देखा और धमकी भरे अंदाज में कहा, राकेश और उसका बेटा सच में कमीने हैं। हेमंत माथुर चिल्लाया। उसने अपनी सारी एनर्जी लगा दी और अपने शरीर की अदृश्य रस्सी से मुक्त हो गया। इतना कहकर वो गुरु जयदेव की ओर दौड़ पड़ा। डैड नो, वो महागुरु हैं, मानव चिल्लाया जब उसने अपने पिता को गुरु जयदेव की तरफ भागते हुए देखा। स्पेस योद्धा? मुझे नहीं मालूम था कि माथुर परिवार के पास भी इतनी ताकत है। गुरु जयदेव ने हेमंत के हमले को तिरस्कार से देखा। उसकी मुट्ठी में हेमंत की तुलना में कई गुना अधिक बल दिखाई दिया। गुरु जयदेव ने अपनी तरफ आते हुए हेमंत को एक मुक्के से उड़ते हुए भेज दिया। हेमंत लहूलुहान हो गया। महागुरु की ताकत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे स्पेस योद्धा अपना बचाव कर सकें। हालांकि कार्तिक ने उसे स्पेस योद्धा बनने में मदद की थी, लेकिन फिर भी उसके और महागुरु के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। दादाजी, माही और मिली ने उत्सुकता से पुकारा, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। वे केवल जमीन पर घुटने टेक सकते थे। पीले पड़े और खून से लथपथ हेमंत को देखकर वे सभी दुखी थे और आंसू बहा रहे थे। हेमंत ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया और कहा, मैं इस आदमी को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम सब अपनी पूरी ताकत से दौड़ो, रुकना नहीं। तुम सब जाओ और कार्तिक को ढूंढो। हेमंत ने माही और अन्य पर बंधी उन अदृश्य रस्सियों को काटने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। महागुरु के रूप में आपने हम आम लोगों पर हमला किया। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि वे लोग आपकी तलाश करेंगे? माही गुस्से में जोर से चिल्लाई। गुरु जयदेव की अभिव्यक्ति अप्राकृतिक हो गई जब उसने माही को उन लोगों का जिक्र करते सुना। स्पेस योद्धा शक्तिशाली थे। अगर उन्हें अपनी शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी जाए तो दुनिया अराजक हो जाएगी। इसलिए एक रहस्यमय स्पेस कलाकार संगठन था जो विशेष रूप से उन स्पेस कलाकार परिवारों
या स्पेस कलाकारों की निगरानी करता था? क्या गुरु जयदेव माथुर परिवार को खत्म कर देगा या हेमंत उसका मुकाबला करने में सफल हो जाएगा? क्या कार्तिक माथुर परिवार की मदद करने पहुंच जाएगा?